हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी आपकी ईवीएस की। ईवीएस में जो क्लास होगी वो आपकी क्लास नंबर 5th की होगी। इससे पहले 4th क्लास की ईवीएस एनसीईआरटी आपकी करा दी गई है। कंप्लीट प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में, वहाँ से आप जो है जिसने नहीं की है वो वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए चलते हैं सीधे चैप्टर की ओर, टॉपिक की ओर। पहले ये समझ लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन कितने चैप्टर हैं और चैप्टर का नेम क्या है और चैप्टर का थीम क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं टॉपिक पर। तो ये आपका पर्यावरण अध्ययन कराया जाएगा और इसमें जो है कि कक्षा 5 की ये क्लास है, कक्षा 5 की ईवीएस कराई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये रही आपकी विषय सूची। विषय सूची में जो है कि चैप्टर के नेम दे रखे हैं। ये चैप्टर के नेम है कैसे पहचाना चींटी को, ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में जो थीम रहेगी, ये थीम क्या रहेगी, इसमें ये बताया गया है इस थीम में कि जानवरों, पक्षियों, कीट पतंगों देखने सूंघने की क्षमता के बारे में बताया गया है फर्स्ट वाले में। ठीक है, चलिए सेकंड वाले में जो है कि कहानी सपेरों की, इसमें ये बताया गया है कि भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं और सांपों को कौन सी जाति जो है सांपों को पालती है। ठीक, चलिए सेकंड है चखने से पचने तक। इसमें ये बताया गया है कि ग्लूकोज के बारे में डॉक्टर बोमेंट ने किस कहानी के माध्यम से कैसे जो है कि पचने के डाइजेशन के बारे में बताया है उन्होंने। ठीक है, और ग्लूकोज का क्या काम है ये भी बताया जाएगा। आगे है आपका अगला चैप्टर फोर्थ चैप्टर में खाएं आम 12 महीने, ये चैप्टर का नाम है। लेकिन इस चैप्टर की जो थीम क्या है, इसकी थीम है कि चीज़ों को खराब होने से बचाने के उपाय। ठीक है, खराब होने से क्या है बचाने के उपाय के बारे में बताया गया है चैप्टर 4 में। चलिए चैप्टर 5 में जो बताया गया है, चैप्टर 5 का जो नेम है वो क्या है, बीज बीज। तो बीज 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 एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलते हैं। पेड़ पौधे कुछ मांसाहारी भी होते हैं, पेड़ पौधे कैसे होते हैं, कुछ मांसाहारी भी होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, चलिए इसके बारे में बताया गया है। 6 नंबर चैप्टर है, इसका नेम है बूंद बूंद दरिया दरिया। ठीक है, इसकी जो थीम स्पेशली क्या है, इसकी थीम दे रखी है तालाब एक, पानी की समस्या और एक प्रबंध। ठीक है, पानी को संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे बचाया जाए और इनके बारे में बताया गया है। चलिए पानी के प्रयोग, पानी के प्रयोग के बारे में बताया कि पानी के घनत्व के कारण, जैसे पानी की इंपोर्टेंट घनत्व के कारण क्या होता है कि महासागरों में हरा पानी होने के कारण आसानी से तैरना भी आसान होता है। तो पानी के प्रयोग के बारे में बताया गया है और भी चीज़ें। ठीक है, मच्छरों की दावत, चैप्टर का नेम है, 8वां चैप्टर है मच्छरों की दावत। तो इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि मलेरिया मच्छरों के काटने से, कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है, मक्खियों से कौन सी बीमारी होती है। ठीक, और एक बताया गया है कि लक्षण और उपाय, इनसे बचने के मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, लक्षण और उपाय ये भी बताया गया है। चलिए आगे है आपकी 9 में है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है, 10वां चैप्टर है आपका। 10वें चैप्टर में आपको बताया गया बोलती इमारतें। 11वें चैप्टर में है सुनीता अंतरिक्ष में। ठीक है, 12वें में है खत्म हो जाओ तो। ठीक, 13वें में है बसेरा ऊंचाई पर। इसमें बताया गया है कि कौन सी जनजाति जो है श्रीनगर और लेह के बारे में बताया गया है, कौन सी जनजाति भेड़ बकरियों को पालती है और उनसे जो है ऊन प्राप्त करके पश्मीना शॉल के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 14 चैप्टर, चैप्टर नंबर 14। इसमें बताया, इसमें जब धरती कांपती है ये नाम दिया गया है। 15वें चैप्टर ऊंसी से ठंडा उसी से गर्म। 16वां चैप्टर का नाम है कौन करेगा यह काम। 17 है फांद दिल्ली दीवार। 18वां चैप्टर है जाए तो जाए कहाँ। 19वां चैप्टर है किसानों की कहानी बीज की जुबानी। 20वां है किसके जंगल। 21 किसकी झलक किसकी छाप, फिर चला काफिला। तो ठीक है, ये 22 चैप्टर हैं। चलिए अब चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। तो फर्स्ट चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। इस पर थीम है ये इसका चैप्टर का नाम है। चलिए तो इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे जो आपका कंटेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कंटेंट सीधा डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, जो एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। तो जानवरों में भी देखने सूंघने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, जानवरों में देखने सूंघने की और महसूस करने की क्या होती है, क्षमता होती है। कोई जानवर मीलों से दूर से कोई शिकार देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आवाज़ को भी क्या सुन सकता है। ठीक है, कोई जानवर, ऐसे जानवर भी होते हैं। कोई जानवर अपने साथी सूंघकर ढूंढ लेता है, जैसे कुत्ता क्या होता है, कुत्ता बिल्ली में सूंघने की क्षमता होती है, तो वो अपने सूंघ कर ही उनको पता चल जाता है कि ये हमारे एरिया का है या नहीं। ठीक है, चलिए बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के प्रयोग किए थे। ठीक, वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। देखो है ना, ये चींटी चल रही हैं, उनके ये अपनी ऐसी गंध छोड़ती हैं जिनसे क्या होता है, इनको पता चल जाता है कि पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इस प्रकार से क्या आप बता सकते हैं कि जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका था उनके व्यवहार में क्या कारण रहा। तो
ठीक है, फिर भी रास्ता इधर उधर बदल के निकल जाती हैं। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े मकोड़े गंध की पहचान से उनको ढूंढ लेते हैं। ठीक, तो कीड़े मकोड़े भी ढूंढ लेते हैं। अगला है, क्या तुम मच्छरों से परेशान हुए? सोचो, उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम कहाँ हो? मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तुमने महसूस किया होगा मच्छर क्या होता है, किस प्रकार से ढूंढते हैं। वो अपनी खास तरीके की पैरों के तलवे की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। तो ये रेशम के कीड़े भी इसी प्रकार से अपनी मादा को ढूंढ लेते हैं, कई किलोमीटर की दूरी से ही ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा? सोचो, क्या कुत्ता क्या सूंघता होगा? ठीक है, तो सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया। ठीक, तो इस प्रकार से देख पा रहे होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। कुछ ऐसे पक्षी इनकी पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन ही घुमाकर आसपास देख सकते हैं। मनुष्य की तरह वो अपनी पुतली नहीं घुमा सकते। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उनकी पुतली नहीं घूमती, वो अपनी गर्दन ही घुमाकर इधर उधर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं, ठीक है, तो उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ता है। ठीक है, पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझ में आसानी से आई होगी। चलिए, तो क्या समझे यहाँ से? ये समझने की बात है कि पक्षी जब दोनों एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं अपनी आँख नज़र को, तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर कौन देख पाता है? चील, बाज और गिद्ध। ठीक, जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। समझ रहे हैं? जो 2 मीटर से हम जो चीज़ देख पाते हैं, वो ये पक्षी क्या है, 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। एक चीज़ और, जानवरों को जो रंग दिखाई देते हैं, मनुष्य को जो रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य को रंग दिख रहे हैं ना, इस प्रकार से फूल का कलर है, ये है, ये, तो उनको इस प्रकार से जानवरों को ये रंग दिखाई नहीं देते, उनको कुछ ही रंग दिखाई देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। जो रात में जागते हैं जानवर, जैसे उल्लू, वो हर चीज़ को काली और सफ़ेद देख पाते हैं। ठीक है, और दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सांप जो है ज़मीन पर हुए कंपन को ही क्या सुन पाता है? चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर आस पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है। अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए हर तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से भेजती हैं। ठीक है, खतरे की चेतावनी बिजली तरंगों के माध्यम से भेजती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जो जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों से के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। ठीक है, तो इन्हीं जानवरों के माध्यम से वो समझ लेते हैं। ऐसी एक घटना हुई थी सन 2004 में। सन 2004 में दिसंबर में एक सुनामी आई। कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा की गई चेतावनी भारी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। ठीक है, डॉल्फिन मछली भी क्या है, एक खास तरह की क्या आवाज़ निकालती है। ये डॉल्फिन मछली को आप देख पा रहे होंगे, ये भी क्या है, एक खास तरह की आवाज़ निकालती है, एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। ठीक है, कई जानवरों की अपनी भाषा है। चलिए आगे चलते हैं। देखो, कुछ जानवर जो होते हैं गहरी नींद में चले जाते हैं, कुछ कुछ महीनों के लिए चले जाते हैं, 1-2 दिन के लिए नहीं। जैसे छिपकली आप देख पा रहे होंगे, तो ये बहुत से जानवर हैं किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। ठीक है, लंबी भी इतनी कि हर महीने तक, कई महीने तक फिर दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं।
तो इस जानवर के बारे में आपने देखा होगा, ये स्लोथ है। कौन है ये स्लोथ जानवर है। इसकी एक खासियत है कि ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटके सिर लटकाए, उल्टा सिर लटकाए मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, उसी से पत्ते खाकर जीवित रहते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं ये स्लोथ, तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब जाते हैं वो एक पूरी पत्ती खा लेते हैं एक पेड़ की। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में इनका जो जीवन काल होता है ये 40 वर्ष का होता है। ये अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही तकलीफ उठाते हैं। ठीक है, 8 पेड़ पर ही जा पाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, सप्ताह में एक बार। ठीक है, ये पेड़ से नीचे आते हैं। समझ पाइए, स्लोथ ये जानवर है, इस टाइप का होता है ये स्लोथ जानवर। चलिए देखिए, इस जानवर को आप देख पा रहे होंगे, ये जानवर है आपका बाघ। बाघ एक ऐसा जानवर है, ये अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। मनुष्य से 6 गुना ये बाघ है, ये 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, चलिए आगे इसकी विशेषता है, बाघ की मूछें हवा में हुए, ये मूछें जो होती हैं ये हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। एक तरीके के सेंसरी ऑर्गन का ऐसा काम करते हैं। इनको क्या है, वो हवा में हुए कंपन को ये भांप लेते हैं कि हमारा शिकार कहाँ है, कितनी दूर है, इस प्रकार से समझ पाते हैं। ये अपने को जानवर है या इंसान है या इनका फैमिली का है, तो इस प्रकार से ये समझ लेते हैं अपनी मूंछों के द्वारा। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। ठीक है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर सुनाई देता है। कितने? 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा में पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुए आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के जो है कि अपनी जो पत्ते हिलते हैं तो वो हवा से हिल रहे हैं या कोई शिकार है उसका, ये वो भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गैंडों की सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जानवरों की कमी हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जानवरों को मारना गलत है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। इन जंगलों में शिकार करना मना है, शिकार नहीं कर सकते। यहाँ लोग जानवरों का जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला चैप्टर है कहानी सपेरों की। सेकंड चैप्टर है ईवीएस का, क्लास नंबर 5। तो इसमें जो है कि चैप्टर की जो थीम है, इस थीम में आपको बता देते हैं। इसमें भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के सांपों के बारे में बताया गया है। सांपों को कौन सी जनजाति पालती है, ठीक है, जनजाति कौन सी पालती है और उनको क्या कहते हैं, ठीक, इनके जीवन यापन के बारे में बताया गया है। चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक पर। तो इसमें मैं बीन बजा सकता हूँ, हाँ मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ, ये कौन कहता है, ये कहते हैं आर्यनाथ। ठीक है, चलिए, और इन्होंने कहा यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। कहाँ से सीखी है इन्होंने अपने लोगों से सीखी हुई कला है। चलिए, इनको हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं, ये कहते हैं इनको कालबेलिया, क्या कहते हैं, इनकी पूर्वज भी करते आ रहे। मेरे दादा रोशननाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे, इनके दादा रोशननाथ जी मशहूर थे। चलिए आगे चलते हैं। उन्होंने कहा है कि नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो नाग गुम्फन की कढ़ाई इस प्रकार से जो है वो कहाँ की जाती है, इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, ये है नाग गुम्फन की कढ़ाई। ठीक है, तो ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए की जाती है। ये कहाँ की जाती है, सौराष्ट्र में, गुजरात में, दक्षिण भारत में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किस्से की शुरुआत करने से पहले बच्चों को सांपों को जुड़े अनुभवों पर बात करने में किस्म और दिलचस्प बनाया जा सकता है, किस्सा दिलचस्प बनाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं।
याद है दादाजी की। मेरे दादाजी परदादा जी सभी सपेरे थे, ठीक है। और हमारी ज़िंदगी सांपों से जुड़ी रही, कंधे पर कांवड़ जैसी पेटारी इस प्रकार से लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहाँ भी जाते हमें देखकर लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर हम पेटारी से रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है? ये कालबेलिया जिस इन लोगों को कहते हैं। ये इस प्रकार से सांपों को पालते हैं और लोगों के बीच प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुकते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारे टीन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवाई होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल में इकट्ठी करते हैं। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते तो कभी पैसे, ठीक है। बस इसी तरह गुजारा बसर हो जाता। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता है जहाँ किसी सांपों ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से ये जानने की कोशिश करता हूँ कि सांप ने काटा हो, उसे मैं सांप के काटने की दवाई देता। पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुँच पाया। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटने ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता है तब मैं भी उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। तो इस प्रकार से ये कालबेलिया जाति के जो लोग होते हैं, जनजाति के, इनका ही काम होता है सांपों को पकड़ना और उनसे जो है कि अपनी रोजगार चलाना। वे बहुत बढ़िया दिन थे लोगों की। हम बहुत मदद कर पाते थे, लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन ही के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। तो इस प्रकार से उनके पूर्वज उनको सिखाते थे। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या करते हैं कि सांपों को अपनी बहन बेटियों की शादी में भी तोहफे के रूप में एक दूसरे को भेंट करते हैं, देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए आरनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। मनोरंजन कर सकते हैं पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गवाएं। तो बीन पार्टी के बाजे, बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल, ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके बीन पार्टी के जो बाजे होते हैं तो किससे बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल, ठीक है। क्या का नाम है? बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ठीक। इस प्रकार से बीन पार्टी में देखे होंगे आपने। चलिए आगे चलते हैं। कालबेलिया नाच की इस प्रकार से एक देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से कालबेलिया नाच होता है। चलिए आगे चलते हैं। किसान के दोस्त सांप ने तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? तो सांप जो अक्सर क्या होते हैं, किसानों के मित्र होते हैं। वो चूहों को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते और फसल से नुकसान से बचाते हैं। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी बनाना, अपने पोते पोती को सुनाना। इस प्रकार से चलिए आगे चलते हैं। सांप कितने प्रकार के होते हैं हमारे देश में? हमारे देश में 4 तरह के सांप होते हैं। नंबर 1 है आपका नाग, दूसरा है अफाई, ठीक है, तीसरा है आपका करैत, कौन सा? करैत, ये, और चौथा है आपका ये दोवैया, ठीक है। चलिए, तो कहा गया है कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले पाए जाते हैं। नाग, करैत, दोवैया और अफाई, ये जहरीले सांप हैं, ठीक है। जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। देखिए, अगर किसी को सांप काट लेता है तो झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, सीधा सरकारी अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं। वहाँ ये है आपका, ये सीरम मिलता है वहाँ पे और स्वस्थ हो सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, यह कानून सही है? सही है बिल्कुल, क्योंकि सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी भी जानवर को कैद करके ना रखें। चलिए अगला चैप्टर है चखने से पचने तक। तो इस चैप्टर की थीम है बेसिकली खाने को डाइजेशन और ग्लूकोज का क्या काम है, इसके बारे में बताया गया है। चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो ये इसका टाइटल है, कहानी पेट में झाँका जाना भेद। कविता में सुना, जिस फौजी के बारे में पढ़ा था वह सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो डॉक्टर बोमेंट के पास ले गए और डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरम्मत पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पेट का छेद नहीं भरा गया। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई है। पेट की चमड़ी से बढ़कर छेद हो ढक तो लिया, ठीक उस तरह जैसे कि एक फुटबॉल का वॉशर होता है।
यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झाँका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। जब क्या था कि डॉक्टर बोमेंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कि कितना समय लगा होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में, ठीक है। और 9 साल इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती है। जैसे पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं, केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबाकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब में पेट में से कुछ पाचक रस लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए और इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है। लगभग 30 डिग्री कितना लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे, ठीक है। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी होगी, ठीक। डॉक्टर बोमेंट की तालिका इस प्रकार से उन्होंने डाइजेशन का देखा था। तो ये तालिका थी, खाने की चीज़ें थी, पचाने में लगा समय पेट में और गिलास के पाचक रस में। तो उन्होंने दोनों तरीके से उन्होंने इसका प्रयोग किया। कच्चा दूध उन्होंने दोनों के लिए प्रयोग किया। तो पेट में जो पाचक रस था वो 2 घंटे 15 मिनट में पचा, गिलास में 4 घंटे 45 मिनट में, समझ रहे हैं। उबला दूध 2 घंटे में, यहाँ 4 घंटे 15 मिनट में। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में, यहाँ 8 घंटे में। तो इस प्रकार से उन्होंने ये प्रयोग किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तब उन्होंने कहा कि अब क्या सोचते हो, कुछ फ़ायदा इस पेट का है। डॉक्टर बोमेंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी यह देख पाए? जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे भी ये देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई है? खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचा हो, तब एसिडिटी का कारण बनता है। उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने किए गए। क्या कहा तुमने, पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन पेट के और तुम्हारे पेट की कहानी, ठीक। इस प्रकार से उन्होंने मार्टिन ने और डॉक्टर बोमेंट की कहानी के माध्यम से ये क्या हुआ था, ये जाना कि पेट के अंदर खाना कैसे पचता है और कैसे डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये समझाया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका 4th। इसकी थीम है खाएं आम 12 महीने। तो इस चैप्टर की जो थीम है, बेसिकली इसका चैप्टर का नाम है खाएं आम 12 महीने। तो थीम में ये समझाया गया है कि कुछ खाने पीने की चीज़ों को कैसे उनको रखते हैं जिससे कि खाने पीने की चीज़ें जो है कि ख़राब होने से बच सकें, और अचार वगैरह घर पर किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इस प्रकार की थीम है। चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक पर। देखिए, दूध को कैसे बचा सकते हैं। एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, कटोरे में, ठीक है। पके हुए चावल गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। हरा धनिया उबालते हैं। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं, नमी से बचा कर रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो टाइटल है चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामिड़ी तांड्रा। तो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आंत्रेपुरम गांव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं, उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी ही अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी 3-4 महीने से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आने तक चलता है ये। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामिड़ी तांड्रा किसको कहा गया है? मामिड़ी तांड्रा कहते हैं आम के पापड़ को। कहाँ के मामिड़ी तांड्रा कहाँ कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में बोला जाता है मामिड़ी तांड्रा। तो कई बार सीटेट में पूछा भी जा सकता है कि मामिड़ी तांड्रा किस राज्य में आम पापड़ को बोला जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहमान वाला काम है, अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो हाँ, तो ही हम सब मिलकर मामिड़ी तांड्रा बनाएंगे। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी जल्दी हामी भर ली। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहाँ से चटाई और कैजुरीना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़, चीनी खरीद लाए, ठीक है।
तो मामूली तांडरा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? चटाई, कैजुरीना के पेड़ के डंडे और नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से मामूली तांडरा यानी आम पापड़ बनाते हुए आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से आमों के रस से, पके हुए आमों के रस से बनाया जाता है। चलिए इस प्रकार से ये थीम देखिएगा, इस प्रकार से बनता होगा कुछ। चलिए बताया गया है कि अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा। इस प्रकार से दिन भर अच्छी धूप आती तो यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग अलग छांटे और सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला। फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेसे न रहें। ठीक है, तो चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा और ताकि उसमें बिल्कुल गांठ न रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे में गूदे के एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी। फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी में ढक दिया। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला। फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसे ही कई परत जमाई। अगले 4 हफ्तों तक उन्होंने यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो जाए। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत 4 सेंटीमीटर की हो गई, एक सुनहरी बिछौनी की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमति ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकालकर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर चटाई हटाई और आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। तो चिन्ना बाबू बोले, वाह मजा आ गया, आखिर अपना हाथ भी लगाया इसमें। तो इस प्रकार से आम पापड़ को तैयार किया जाता है। ठीक, चलिए शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? अचार सड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 ईवीएस की क्लास नंबर 5th में। ठीक है, चैप्टर का जो टाइटल है, नेम है बीज बीज। ठीक है, इसका जो है बेसिकली थीम है, थीम में बताया गया है कि इस चैप्टर में बीज जो है कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे स्थानांतरित होते हैं। ठीक, इस प्रकार के जो बीज है किस किस के माध्यम से एक जगह से दूसरे माध्यम से, और जो हमारे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, वो कितने प्रकार के होते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वो इस प्रकार के मांसाहारी भी होते हैं, इनको क्या कहते हैं? नेपेंथिस भी कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ शाकाहारी पौधे भी होते हैं और किस किस वातावरण में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, इसके बारे में। तो ये आपकी थीम रही। कौन सा पौधा कहाँ से आया है, मिर्च का पौधा कहाँ से आया है, इस प्रकार से ये थीम रहेगी। चलिए सीधा चलते हैं टॉपिक पर। ठीक है, समय ज़्यादा न लेते हुए चलिए। पौधों को बढ़ाने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है। बीज के अंदर क्या होता है? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कुछ पौधे होते हैं वो शिकारी पौधे भी होते हैं। ठीक है, जो चूहों शिकारी पौधे कौन कौन से होते हैं बताते हैं। कुछ पौधे, पेड़ पौधे होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है शिकारी पौधों में। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, भारत में मेघालय में पाया जाता है, राज्य में। ठीक है, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। इस प्रकार से देख रहे होंगे, ये एक लंबा घड़ा है, इस प्रकार से इसका आकार है। ठीक है, चलिए ये ऊपर इस प्रकार से पत्ती नुमा ढक्कन होता है इसका। ठीक है, चलिए, और जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े क्या होते हैं, इससे खुशबू निकलती है, क्या है, स्मेल आती है। इससे कीड़े क्या होते हैं, खींचे चले जाते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितना चतुराई से करते हैं, देख पाए आप। इस प्रकार से पौधे होते हैं। चलिए, बीज भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ बीज होते हैं गोल होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ चपटे होते हैं। ठीक है, तो बीज जो होते हैं गोल या चपटा, ऊपरी सतह खुरदरिया, मुलायम, इस प्रकार के कई प्रकार के बीज होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बीज घुमक्कड़ होते हैं, पौधे घुमक्कड़ नहीं होते हैं। तो घुमक्कड़ बीज की बात है। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही बात। एक बीजों की घटना है, सन 1948 की ये घटना है। एक दिन जॉर्ज मेट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे थे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला
और बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मास्टरल आइडिया आया उन्हें कि वेलफ्रो बनाने का। वेलफ्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टी आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। न कि मज़ेदार किस्सा प्रकृति में प्रेरणा लेने का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पौधे खुद से भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पड़ती हैं, पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। ठीक है, उनकी आवाज़ सुनी होगी आपने। सोचो अगर बीज बिखरते नहीं यानी एक ही जगह पड़े रहते तो क्या होता? तो फिर क्या है, एक ही जगह पौधे उगते। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई है? मिर्ची हमारे यहाँ जो आई है वो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब ये सारे भारत में उगाई जाती है। तो बेसिकली जो मिर्च जो है पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से भारत आई थी मिर्च। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका दे रखा है कि दक्षिण अमेरिका से मिर्च आई। ठीक है, और नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। गोभी और मटर ये कहाँ से आए? ये यूरोप से आए हैं। चलिए, चाय असम की बाई जी, आलू मिर्च चाय जी, यानी चली चीन से सोयाबीन पहुंची अमेरिका बजाती बीन। ठीक है, यानी चली चीन से सोयाबीन। सोयाबीन कहाँ से आई थी? चीन से आई, पहुंची कहाँ? अमेरिका। तो अमेरिका में पहुंची क्या? सोयाबीन। चलिए आगे चलते हैं। भारत की पैदाइश भी कौन कौन कहाँ से आए जी? आलू मिर्च चाय जी। तो इस प्रकार से जो है कि भिंडी कहाँ से आई है? भिंडी आपकी अफ्रीका, और भूरी भूरी कॉफ़ी भी, यानी अफ्रीका से क्या क्या आई है? भिंडी आई है और कॉफ़ी अफ्रीका से आई है। चलिए आगे चलते हैं।